कि आदिवासी समुदाय जान गया है कि हमारा घोर विरोधी, हमारा अस्तित्व को, हमारा पहचान का, हमारा वजूद को, हमारे इतिहास को मिटाने वाले पार्टी और संविधान में जो अधिकार दिए उसको भी खत्म करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आदिवासी समुदाय अपना परंपरा संस्कृति छोड़ करके ईसाई बने हुए हैं, मुसलमान बने हैं, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट होगा। लेकिन जो आदिवासी अपने परंपरा संस्कृति छोड़ के हिंदू बने हैं उसका डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार कहीं आदिवासी हितैषी नहीं है, इसलिए आदिवासी समुदाय हमेशा उसके खिलाफ रहता है। और विगत लोकसभा चुनाव में इसको भी देखा गया है कि जितने भी आरक्षित सीट थे उस सब सीट से भारतीय जनता पार्टी को मुंह खाना पड़ा। लक्ष्मी नारायण जी, कहा जा रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार झारखंड में डबल इंजन का विकास करेगी। तो 17 साल का झारखंड की स्थिति कैसी रही? जब रघुवर दास थे तब भी डबल इंजन था, तब का अनुभव कैसा रहा, देश को बताइए। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। देखिए, अगर आप इस राज्य में आदिवासियों के सवाल, झारखंडियों के सवाल को बार देखेंगे तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार राज्य बनने के बाद शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। और आप जो चर्चा कर रहे थे कि डबल इंजन की सरकार थी पिछले कार्यकाल में, जब देश में मोदी जी प्रधानमंत्री थे और राज्य में रघुवर दास की सरकार थी, और यहाँ जिस तरह से माने आदिवासियों के जो मामले हैं, चाहे पत्थरगढ़ी आंदोलन के दरमियान देखेंगे आप, चाहे भूमि बैंक के नाम पर देखेंगे आप, चाहे आदिवासी के और जो CNT कानून का मामला, जो मामला था, जो आदिवासियों से सीधे सीधे जुड़े हुए सवाल है, उन सवालों पर पूरा रवैया भाजपा का, पूरा रवैया उसकी सरकार का, डबल इंजन की सरकार की रवैया पूरी तरह आदिवासी विरोधी था। और जिसका खामियाजा 19 का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का, उसके सहयोगियों का भुगतना पड़ा। लेकिन हम इधर फिर आएंगे 2019 के बाद, जो भाजपा के खिलाफ, रघुवर के खिलाफ जो सरकारें बनी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, इस सरकार का कार्यकाल भी देखेंगे तो आदिवासी मुद्दे पर बहुत ईमानदारी नहीं। चाहे वो रघुवर दास के समय आप भूमि बैंक बनाने को, उसको रद्द करने का सवाल हो, चाहे पेशा कानून को लागू करने का सवाल हो, चाहे आदिवासियों के धार्मिक, सामाजिक, निजी हुई रही थी जमीन जो लूट का सवाल हो, तो ये तमाम सवालों पर भी देखिएगा तो जो उम्मीद, जो आकांक्षाएं इस सरकार से थी आदिवासियों की, वो पूरी नहीं हुई है। और जिसका खामियाजा हम सोच रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इसका भाजन हेमंत सोरेन सरकार को भी झेलना पड़े। ये होगा। लेकिन 17 साल बीजेपी का रहा, हेमंत सोरेन का बाकी साल और गठबंधन की सरकार का। सवाल ये है कि जब डबल इंजन की, मान लीजिए कि इस बार अगर आप कहते हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अगर खामियाजा भुगतना है तो क्या झारखंड के लोग डबल इंजन की सरकार लाने को तैयार हैं? फिर वह 17 साल का महाविकास देखने को तैयार हैं? आपको लगता है कि वो 17 साल ज्यादा अच्छे दिन के थे? देखिए, आपको बता दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोग नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी गठबंधन की सरकार आदिवासियों को मिटाना चाहती है। वही गठबंधन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की सरकार आदिवासियों का ठगने का काम करती है। और इस समय में आदिवासियों की स्थिति आप समझ सकते हैं, भाजपा ज्यादा बड़ा विरोधी है तो ये हितैषी भी नहीं। इस भंवर में आदिवासी समुदाय फंसा हुआ है और निश्चय ही आदिवासी समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। और इसी का गुमान है, हेमंत सोरेन का गुमान का राज में ही है कि आदिवासी जाएगा कहां। हमसे बड़ा विरोधी, हमसे बड़ा गलत काम करने वाला
कारपोरेट हितैषी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मजबूर यहाँ का आदिवासी कहाँ जाएगा, ईसाई समुदाय कहाँ जाएगा, मुसलमान समुदाय कहाँ जाएगा, इसी का फायदा उठाया जा रहा है। और यही कारण 5 सालों में जो जैसे आप मैया योजना को चला रहे हैं, अगुआ चला रहे हैं, पैसा कानून पर ईमानदार क्यों नहीं है, लैंड बैंक को रद्द करने पर क्यों नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आदिवासियों के मन में है। और आज भी इस राज्य के अंदर में जो उम्मीद, जो आकांक्षा सरकार से बनी थी, वो पूरा नहीं होता दिखता है। जी, बीजेपी की वह ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से पिछले लोकसभा को देखें तो मैक्सिमम क्या लगभग सारी सीटें आदिवासी बहुल इलाकों की जेएमएम जीत गई। तो भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासियों में हिंदुत्व लाना चाहती है, आदिवासियों की जनसंख्या पर उसे बड़ी चिंता है, यहां तक कि वो कह रही है घुसपैठ हो रहा है, लेकिन आदिवासी बीजेपी को, डबल इंजन को, पीएम मोदी को पसंद नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह अगर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपसे हम पूछें, समाज के हितैषी के तौर पर पूछें, तो पॉइंट वाइज आप क्या बताएंगे? देखिए, आपको बता दे रहे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ हम कई सारे सवाल पर, राजनीतिक सवालों पर सरकार को घेरते रहे, राजनीतिक पार्टियों को घेरते रहे। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन में, केंद्र शासन में कई सारे मामले हैं। जैसे आप बता रहे, हम गिना दे रहे हैं जी, जो वन अधिकार अधिनियम जो लाया गया, वो आदिवासियों के अधिकारों पर, उनके ग्राम सभा पर अधिकार पर हमला था। और ये कारपेट तो एक बड़ा कारण था। आदिवासियों का जो सबसे बड़ा एक मामला है, यूसीसी कानून जो है, समान नागरिक संहिता, बिल्कुल, इस पर मामला विरोध है। मणिपुर घटना है, मध्य प्रदेश में पेशाब कांड है, तमाम यहाँ पर रघुवर शासनकाल में कारपोरेट को, मैंने इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर को बुला करके कारपोरेट कराने का सपने का खेल है। ये सारा मामला है कि आदिवासी समुदाय जान गया है कि हमारा घोर विरोधी, हमारा अस्तित्व का, हमारा पहचान का, हमारा वजूद को, हमारा इतिहास को मिटाने वाले पार्टी और संविधान में जो अधिकार दिए उसको भी खत्म करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आदिवासी समुदाय है। और कई मामले में ऐसा देखा गया है, चाहे वो सीएनटी कानून का मामला, जमीन कानून मामला हो, ईसीसी कानून मामला हो, वन अधिकार कानून हो, चाहे और भी आदिवासियों के जो मामले हैं, तो इस सारे चीज को लेकर आदिवासी समुदाय भारतीय जनता पार्टी के घोर खिलाफ है। और इसलिए सीधा सीधा मानना आदिवासी समुदाय को कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को मिटाना चाहती है और इसीलिए उसका विरोध होता है। लेकिन आदिवासियों को बांटने में तो सफल दिखाई दे रही है बीजेपी। सरना गैस सरना के नाम पर, मुस्लिम और आदिवासी के नाम पर, अगड़ा आदिवासी पिछड़ा आदिवासी के नाम पर, इसका मुकाबला कैसे आदिवासी कर रहा है? आप चूंकि समाज में लगातार जा रहे होंगे, इस तरह की बातें और बहसें देख रहे होंगे, इसका मुकाबला समाज आपका कैसे कर रहा है? देखिए, इस लोकसभा चुनाव से पहले पिछले दिसंबर में जी, यहाँ डीलिस्टिंग रैली की गई। डीलिस्टिंग रैली, जी बिल्कुल, 25 दिसंबर 2023। और ये डीलिस्टिंग रैली का मकसद ही क्या था? आप देखे होंगे, डीलिस्टिंग रैली कहने के नाम पर जनजाति सुरक्षा मंच, आरएसएस भाजपा संपोषित संगठन है। तो हम लोगों ने उस समय कहा था कि आप डीलिस्टिंग किसका करना चाहते? देश में आपका कानून, सरकार है केंद्र में, डीलिस्टिंग का कानून लाइए। जब कानून ही नहीं बना है जी, तो फिर डीलिस्टिंग कैसे? और डीलिस्टिंग करना है तो आपके पार्टी के अंदर में बहुत डीलिस्टिंग होने वाले लोग हैं। डीलिस्टिंग जो आदिवासी समुदाय अपना परंपरा संस्कृति छोड़ करके ईसाई बने हुए हैं, मुसलमान बने हैं, उसके लिए डीलिस्टिंग होगा। लेकिन जो आदिवासी अपने परंपरा संस्कृति छोड़ के हिंदू बने हैं, उसका डीलिस्टिंग नहीं होगा। तो सवाल है, इस सवाल पर बड़ी रैली किया था जो सफल लोग का नहीं हो पाया। तो दरअसल उसके करने के बहाने था कि आदिवासियों को बांट के रखा जाए और झारखंड में 2024 का जो लोकसभा चुनाव को भाजपा का फायदा पहुंचाया जाए, जिसका आदिवासी समुदाय ने कड़ा विरोध किया। और उसके खिलाफ 4 फरवरी को हम लोगों ने एक बड़ी महारैली आयोजित की थी, आदिवासी एकता महारैली, रांची का मोरहाबादी मैदान में।
जिस रैली का महारैली का संयोजक हम ही थे। तो मेरा कहना है कि आदिवासियों में बांटने की जो राजनीति जो बार बार चलता है, ये सब बराबर प्रयास, ये नया प्रयास नहीं है। तो इस पर हम लोग घबराते भी नहीं है। सवाल मुद्दों पर है। मेरा कहना है कि जो मुद्दे हैं जो सामने हैं, उन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार कहीं आदिवासी हितैषी नहीं है, इसलिए आदिवासी समुदाय हमेशा उसके खिलाफ रहता है। और विगत लोकसभा चुनाव में इसको भी देखा गया है कि जितने भी आरक्षित सीट थे, उस सब सीट से भारतीय जनता पार्टी को मुंह खाना पड़ा है। जब डीलिस्टिंग की बात करते हैं तो आप लोग काफी मजेदार एक बात आप बता रहे हैं कि हम बात करते हैं हिंदू होने पर भी और बाकी चीजों। आप लोग इस पर भी तो बात करते होंगे कि ये जो तुम जमीन लूट कर हमारी पूंजीपति को बांट रहे हो, हमें जल जंगल विहीन कर रहे हो, इससे कैसे आबादी आबाद होगी? इस पर बीजेपी के नेता, संघ के नेता क्या कहते हैं? देखिए, एक बात बताए ना, यहां पर डीलिस्टिंग मुद्दा बनाया जाता है। लेकिन जो डीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, उन लोग आदिवासियों का सेपरेट रिलीजन देने की बात बोलिएगा तो उन लोग का नानी याद आ जाता है। केंद्र में उसकी सरकार है जी। क्यों भाई? आदिवासियों का बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, इस पूरे पट्टी का आदिवासी समुदाय, देश का, पूरे दुनिया का 25% आदिवासी समुदाय इस देश के अंदर रहता है, लगभग 12 से 13 करोड़। उसमें लगभग 8 से 9 करोड़ आदिवासी प्रकृति पूजक है, और उसी आदिवासियों का एक वर्ग अपना सेपरेट सरना रीजन मांग करता है। तो सरना रीजन में बड़ी बड़ी बात अमित शाह भी कर जाते हैं, भाजपा के नेता लोग भी कर जाते हैं, लेकिन जनजाति सुरक्षा संगठन चुप रहेगा। जनजाति सुरक्षा में जैसा रैली करेगा, वहां भाजपा के नेता कड़िया मुंडा से लेकर सुदर्शन भगत से लेकर आपका समीर राव से लेकर तमाम नेता तो हारेंगे, लेकिन वही लोग वहां पर केंद्र में उसकी सरकार है, सरना कोड नहीं दे पाते हैं। तो इस खेल को समझते हैं लोग, और हम कह रहे हैं जो डीलिस्टिंग के नाम पर हुआ खड़ा किया जा रहा है, और हुआ खड़ा किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, बांग्लादेशी घुसपैठ डेमोग्राफी के नाम पर, हाँ, संथाल पर नाम में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है। बिल्कुल बात सच है। निशिकांत दुबे कहते हैं, सही बात है, हम इनकार भी नहीं करते हैं, हम उसको स्वीकारते हैं। लेकिन आपका उस मुद्दा को उठाने पीछे नैतिक ईमानदारी कहां से है? आपकी नीयत कहां से है? केंद्र में आपकी सरकार है, बॉर्डर आपका है, सेना आपका है, बीएसएफ आपका है, तो आपकी आधार पर बोल रहे हैं कि झारखंड घुसपैठ हो रहा है, एक बंगाल स्टेट पार करके झारखंड घुसपैठ हो रहा है, इससे जिम्मेदार कौन है? तो मेरा कहना है कि सवाल डेमोग्राफी का सवाल जब भी बात आता है, संथाल घुसपैठिए का जब भी बात आता है, तो आपको उसको संवैधानिक नियम कानून का तरफ देखना होगा कि झारखंड का 13 जिला मानसून सूची में है, 2 जिला आंशिक है, और 2 जमीन कानून है पूरे राज्य में, सीएनटी एक्ट कानून है, एसपीटी एक्ट कानून है, 18 जिले में सीएनटी एक्ट कानून है, 6 जिला में एसपीटी एक्ट कानून है। तो एक पाचन सूची किला, एक पाचन सूची का घेरा है, और एक घेरा पूरे राज्य में जमीन कानून का घेरा है। इसके बावजूद अगर घुसपैठ हो रहा है ना, चाहे वो किसी तरह का घुसपैठ हो, तो ये नियम कानून से संविधान का उल्लंघन करके बचने वाला बात है। उस पर कोई सरकार बात नहीं करेगी, कोई भारत सरकार बात नहीं करेगी, राजनीतिक पार्टियां बात नहीं करेगी, राज्य सरकार बात नहीं करेगी, राष्ट्रपति भी बात नहीं करेंगे, और राज्यपाल भी बात नहीं करेंगे कि ये डेमोग्राफी चेंज का मामला, घुसपैठ का मामला, ये भारत का संविधान और झारखंड के अंदर जो पाचन सूची इलाका है, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट कानून से उल्लंघन करके हो रहा है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, झारखंड में पाचन सूची इलाका है, आप गौर कीजिए, रिंग रोड बन रहा है, रांची जिला 5th इलाका है, यहां पर एक आदिवासी नहीं, गैर आदिवासी, एसटी एससी ओबीसी नहीं, जो फॉरवर्ड समूह है, ब्राह्मण राजपूत का भी जमीन लेने के लिए, ब्राह्मण राजपूत सवर्ण समुदाय का जमीन लेने के लिए भी सरकार को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल से सहमति लेना पड़ता है जी। अब गौर कीजिए,
चाहे वो रिंग रोड के नाम पर, रेलवे के नाम पर हो, फैक्ट्री के नाम पर हो, किसी भी प्रयोजन में भारत सरकार जमीन एक्वायर करती है, राज्य सरकार जमीन एक्वायर करती है, तो फिफ्थ इलाका में आपको राज्यपाल की सहमति, स्वीकृति, आदेश की जरूरत होती है। लेकिन आप देखेंगे एक अजनस अफसर, डीसी, एससी, रजिस्ट्रार, गैर आदिवासियों की जमीन, फॉरवर्ड समूह की जमीन, ब्राह्मण राजपूत जो जमीन, दूसरे राज्य के लोग कैसे जमीन खरीद बिक्री हो रहा है? जिस जमीन को राज्य सरकार ले नहीं पाती है, जिस जमीन को भारत सरकार ले नहीं पाती है, बिना राज्यपाल के आदेश से, बिना राज्यपाल के आदेश से धारा रजिस्ट्री हो रहा है। इन तमाम जिलों में क्यों रजिस्ट्री हो रहा भाई? ये सवाल कोई नहीं खड़ा करता है। तो सवाल यहाँ पर ना डेमोग्राफिक सवाल, सबके ऊपर राजनीति लगी हुई है, कोई इस मामले में ईमानदारी नहीं बरता। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे लक्ष्मी नारायण मुंडा, वह आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक हैं, प्रमुख हैं। उन्होंने बहुत बेबाकी से कहा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह आदिवासियों को बरगलाने में लगी हुई है। वह डेमोग्राफी की भी बात करती है, वह जनसंख्या की भी बात करती है, लेकिन जमीन लूट पर बात नहीं करती। वह जमीन खरीद के घोटालों पर बात नहीं करती, उन चालाकियों पर नहीं बात करती जिससे आदिवासियों को और दरिद्र और गरीब बनाकर हाशिए पर ढकेला जाए, बल्कि आदिवासियों के बीच लड़ाने की कोशिश की जा रही है। उसके खिलाफ लोकसभा में एक मैंडेट जनता ने दिया था। अब सवाल यह है कि इस बार के चुनाव में क्या होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन भी कोई दूध के धुले नहीं, बल्कि वह भी जो वादे करके आए थे उस पर खरे नहीं उतरे, लैंड बैंक को वापस नहीं किया। क्या सबके आका पूंजीपति हैं और जनता ठगी की चीज है? इसी पर हम बातचीत कर रहे थे आज लक्ष्मी नारायण मुंडा से। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, क्या राय है आपकी इस मसले पर, जरूर हमें बताइएगा। शुक्रिया आपका सर, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।